वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास से मैं शुरू कर रही हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन। सब्जेक्ट वाइज अब आपका रिवीजन स्टार्ट कर दिया है मैंने। इससे पहले 40 डेज़ की कुछ क्लासेस ऐड हैं प्लेलिस्ट में और 60 डेज़ की अलग से हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कराए हैं। तो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आप वो देख सकते हो। अभी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन शुरू कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे आपका पास आ रहा है तो आपको सभी सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लेना है। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रही हूँ। जो भी बच्चे आर एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वालों के लिए भी क्लास उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है जिसको आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। रात को 9 बजे मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं। साथ में जो अदर से क्वेश्चंस की नीड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी मैं करवा रही हूँ। तो रात वाली क्लास भी आप ध्यान से देखते रहें। इसके साथ साथ जो बच्चे मुझसे कोर्स की जानकारी ले रहे हैं या पीडीएफ परचेज करना चाह रहे हैं उन सभी को मैं जानकारी देती हूँ कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो क्लासेस हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी। उन क्लासेस से आप अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, सारे आसानी से कर पाएंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होंगे। क्योंकि देखिए अभी आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गलतियाँ अभी यहाँ हो रही वो यहाँ कर लेंगे और उनको सही कर पाएंगे। वहाँ पर गलतियाँ हों इससे पहले आप यहाँ पर जो गलतियाँ कर रहे हैं उनको सुधार लें और वहाँ पर सिलेक्शन के लिए आप अच्छे मार्क्स लेकर के अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो और भी जो जानकारी आप मांग रहे हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, वो चाहे पीसीएस के लिए हो। 2025 आप प्री प्लस मेंस को टारगेट कर रहे हैं, आरओ के लिए, अदर स्टेट पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है क्योंकि आप सभी लोग पूछते हैं कोर्स के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ। तो सबसे पहले भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियाँ आई, उनका समय क्या था, उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई और कब लगाई। सबसे पहली फैक्ट्री की बात है, उन्होंने अपने व्यापार कैसे शुरू किए, इन सबसे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। उन्हीं को सबसे पहले एक लिस्ट के फॉर्म में देखेंगे जो कि क्रोनोलॉजी में भी आ जाए तो आपको सारे ईयर याद होने चाहिए। इसके साथ में अलग फैक्ट्स देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे कि आपस में इनका प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, आपस में कैसे इनका संघर्ष शुरू होता है। तो एंग्लो कार्नाटिक वॉर, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे अपना विस्तार कर रहे हैं भारत में। एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी, तो देखते रहिएगा। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। तो यूरोपियन कंपनी है, इसमें अभी अंग्रेजी कंपनी की बात हो रही है लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। जो डेट आपसे पूछी जाती है वो एक जगह है लेकिन मैं आप बाकी चीज़ें भी क्लियर करूंगी। और 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। स्टेटमेंट देकर के पूछा जा सकता है। 1611 में कैप्टन मिडल्टन है जो सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मांगता है, तो उसको अनुमति मिल जाती है। उसके बाद 1615 में देखेंगे राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आता है सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और यह 1618 तक राजदूत 2 फरमान देते हैं, उसको पाने में सफल रहता है। कौन कौन से, तो सम्राट और राजकुमार जो थे खुर्रम, इनमें से प्रत्येक से मिला था। इसमें क्या मिला, तो टोल मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार का फरमान मिल गया था। नेक्स्ट है 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना बनाया। कंफ्यूज मत हुई, पहला अस्थायी कारखाना इन्होंने कहाँ बनाया था, मसूलीपट्टनम में, क्योंकि इन्हें अनुमति नहीं मिली थी सूरत में अपना कारखाना खोलने की। लेकिन जब सूरत में अपना कारखाना खोल लेते, देखिए 1611 में बनाया था अस्थायी, 1613 में आप देख रहे हैं सूरत में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री बना ली होती है। फिर 1616 में ये जो अपना पहला कारखाना दक्षिण में है, ठीक है, दूसरा कारखाना कह लीजिए, वो ये 1616 में स्थापित कर लेते हैं। अगला जो समय है 1632 का, अब क्या होता है, कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से एक फरमान मिल जाता है जिसे गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान कहते हैं। इससे क्या होता है, इनको व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर दी जाती है। ये धीरे धीरे अपने व्यापार में करमुक्त व्यापार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी क्षेत्र में ये बिना कर दिए व्यापार कर पाएंगे। तो 1633 में कंपनी ने पूर्वी भारत में हरिहरपुर हो गया, बालासोर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर अपना पहला कारखाना खोल लिया था।
फिर 1639 में कंपनी को वांडीवास के एक स्थानीय शासक के नायक डमरेला वेंकटाद्री थे, इनसे मद्रास पट्टे पर मिल जाता है। किस शासक से इनको व्यापार के लिए अनुमति मिल रही है, वहां पर अपना क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। 1662 में ब्रिटिश राजा थे चार्ल्स द्वितीय। अब देखिए, मैंने शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ब्रिटिशर्स को कैसे मिला था बम्बई। तो क्या होता है कि ब्रिटिश राजा होते हैं चार्ल्स द्वितीय, इनकी मैरिज होती है, राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। इनसे जब इनकी शादी होती है तो इनको दहेज में या उपहार स्वरूप देख लीजिए, इनको क्या होता है, बॉम्बे मिल जाता है। फिर इसके बाद 1668 में ये इनको 10 पाउंड पर किराए पर मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार के लिए एक फरमान दे दिया था और 1691 में कंपनी को बंगाल में अपना व्यापार जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता था, सिर्फ 3000 रुपए देने पड़ते थे और इसके बदले इन्हें शाही आदेश मिल गया था व्यापार करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट है 1717 का समय, जब मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, इसने एक फरमान दिया और इसी को बोलते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्यों कहते हैं, कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापार देना इसका प्राथमिक उद्देश्य था, तो इससे उनको इतने ज्यादा क्षेत्र में व्यापार करने को मिल गया। पहले आप देख रहे थे बंगाल के क्षेत्र में 3000 रुपए दे रहे थे, फिर इनको मुगल जो बादशाह थे फर्रुखसियर, इनसे ये फरमान मिल जाता है। फिर 1486 की बात करते हैं तो पुर्तगाली यात्री था। अब देखिए, हम पुर्तगालियों की बात करें, पहले आपने ब्रिटिशर्स को देखा है। यहाँ पर पुर्तगाली यात्री था एक बार्थोलोमो डियाज, तो भारत की खोज में समुद्री रास्ता खोजने के लिए निकलता है और ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप या फिर उत्तम आशा अंतरीप तक पहुंच जाता है। लेकिन ये भारत का रास्ता ढूंढने में सफल नहीं रहता, बट यहाँ तक पहुंच जाता है। फिर 1498 में एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, जो भारत पहुंच जाता है। एक पथ प्रदर्शक था अहमद इब्न मजीद, इसकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता, कालीकट बंदरगाह बोलते हैं। कब पहुंचा, तो 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन, उनकी उपाधि थी। वो क्या करते हैं, वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। 1501 में वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा होती है। फिर 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि भारत आ जाता है। तो अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया था। और फिर 1530 में आता है नीनो डी कुन्हा, ये पुर्तगाली गवर्नर होता है और ये इसके समय पर याद रखने वाली बात ये है कि ये राजधानी परिवर्तन करता है, कहाँ, कोचीन से गोवा ले आता है। और 1534 में पुर्तगालियों को नीनो डी कुन्हा के नेतृत्व में ही गुजरात के बादशाह और से दीव और बेसिन भी मिल जाते हैं। फिर 1599 का समय है, स्थल मार्ग से अंग्रेज साहसी व्यापारी होता है मिल्टन हॉल, जो कि भारत आता है। समुद्री रास्ता सब खोज रहे थे, लेकिन ये क्या होता है कि जो स्थल मार्ग है उससे आता है। 1599 में आता है मिल्टन हॉल, ये क्या करता है, ये अपने आगमन पर एक व्यापारिक कंपनी बनाता है मर्चेंट एडवेंचर्स, इसकी स्थापना करता है। ठीक है, कब आया था, डेट याद रखिएगा, 1599 में। डचों की बात करते हैं तो 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी भारत में। और 1661 में मैंने भी बताया था आपको कि बंबई मिल जाता है चार्ल्स द्वितीय से। इन पुर्तगालियों ने क्या किया था, पहले तो दहेज में दिया था, तो 1661 में देते हैं। 1668 में किसे मिल जाता है, ये मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, किराए पर। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1690 में जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना होती है। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचा था। देखिए क्या है, अभी मैंने सिर्फ एक ईयर वाली चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दिया, लेकिन अभी आप पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। पुर्तगाली कब आए, कब फैक्ट्री स्टैब्लिश की उन्होंने, फिर उसके बाद अंग्रेजों के बारे में, डच के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट में आप सारी डेट्स देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट है, आपको भूलनी नहीं, एग्जाम में पूछी गई हैं। सबसे पहले जो यूरोपीय भारत आए थे पुर्तगाली थे, और उन्हीं से संबंधित या सबसे संबंधित कुछ तथ्य देख करके हम एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सबसे पहले कौन हो जाएंगे, तो पुर्तगीज हो जाएंगे। इसके बाद क्रम याद रखिएगा, पुर्तगीज के बाद डच, अंग्रेज, डेनिस और फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। लेकिन जो यूरोपियों में बात की जाए, अंग्रेज डच के बाद आए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर इनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले स्टैब्लिश हो चुकी थी। दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा कि डच पहले आए थे, अंग्रेज बाद में आए थे, जबकि अंग्रेजों की फैक्ट्री पहले ही बन गई थी। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं वो यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। और मध्यकाल में यूरोप का जो भारत से व्यापार था वो कई मार्गों से होता था। एक कौन सा मार्ग था, जो फारस की खाड़ी से समुद्र के रास्ते जाता था, वहां से फिर इराक और तुर्की होते जमीन के रास्ते और समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा तक चला जाता था। एक दूसरा मार्ग भी था जो रेड सी या लाल सागर से होकर के मिस्र के सिकंदरिया तक क्या होता था, थल मार्ग से था, वहां से फिर समुद्र के जरिए कहाँ से, वेनिस और जिनेवा पहुंचता था। एक तीसरा मार्ग था, लेकिन वो बहुत कम प्रचलित था, ये दोनों ज्यादा थे,
वो थल मार्ग से था कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर, जैसे मध्य एशिया, रूस, बाल्टिक सागर, इनको सबको पार करते हुए जाता था। तो ये 3 रास्ते हुआ करते थे। अब इस तरह भारत का यूरोप से जो मिलाने वाले 2 मुख्य समुद्री मार्ग थे, पहला तो फारस की खाड़ी थी और दूसरा लाल सागर से होकर के था। सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन-सा था? तो फारस की खाड़ी वाला था, क्योंकि लाल सागर वाला जो क्षेत्र था वो ज़्यादातर कोहरे के कारण वहाँ पर दिखना संभव नहीं होता था, थोड़ा दुष्कर होता था। तो एशिया का जो अधिकांश व्यापार है अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवीय जो थे व्यापारी उनके साथ था। अब ये व्यापार करते क्यों थे पूर्वी देशों के? गरम मसालों के लिए, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्व करने के लिए इन्हें इन मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ समय बाद क्या होता है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो इस कारण क्या होता है, जो पूर्वी और पश्चिमी देश होते हैं, इनके मध्य जो रास्ता था, मार्ग था व्यापार के लिए, वो किसके अधीन में आ जाता है? तुर्कों के अधीन आ जाता है। और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा से अब इनकार कर दिया। तो अब प्रॉब्लम हो जाती है सभी के लिए। तो पुर्तगाली और जो स्पेन वासी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भौगोलिक खोज करना शुरू कर देते हैं। तो पुर्तगाल के जो नाविक थे बार्थोलोमेओ डियाज, ये क्या होता है 1487 में उत्तर महासागरीय तक पहुंच जाते हैं। तो ये केप ऑफ गुड होप खोज लेते हैं और इसे इसका नाम क्या देते हैं, तूफानी अंतरीप। फिर 1494 की बात है, स्पेन के निवासी थे, ये भी मार्ग खोजने के लिए निकलते हैं। भारत की खोज करते हुए ये अमेरिका की खोज कर लेते हैं, कोलंबस नाम था इनका। लास्ट में आप देखेंगे 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा होता है, जो कि पहले पहुंचता है केप ऑफ गुड होप, फिर उसका चक्कर काट के भारत पर पहुंच जाता है। इनकी एक मदद की थी, जिसको मैंने भी बताया था, मजीद नाम का एक व्यापारी था। तो भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट और कोचीन, और गुजरात में सूरत, भड़ौच, कैम्बे, ये प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे और यही क्या थे, भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र भी थे। अब पुर्तगाली पहुंच चुके हैं, तो पुर्तगालियों के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कैसे व्यापार ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है पुर्तगालियों में कौन आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा, ठीक है। और ये अब्दुल मनीद ने इनकी सहायता की थी, गुजराती पथ प्रदर्शक था। कब पहुंचते हैं? तो 17 मई 1498 को। कहाँ पर? तो प्रसिद्ध बंदरगाह था कालीकट का कपकडाबू, वहां पर। कालीकट में बसे हुए जो अरब व्यापारी थे इसका विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए उनका एकाधिकार हो चुका था। कोई नया व्यक्ति आएगा तो उन्हें उससे प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि उनके व्यापार में क्या होगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। किंतु कालीकट के जो हिंदू राजा थे, इन्होंने इनकी जो पैतृक उपाधि थी जमोरिन, इन्होंने इनका स्वागत किया, मसाले, जड़ी बूटियां ये सब ले जाने की आज्ञा भी दे दी। तो वास्को डी गामा इस माल से जब यात्रा करके जाता है वहां पर, तो उसको क्या होता है, 60 गुना लाभ प्राप्त होता है अपना व्यय निकालने के बाद, जो उसका रास्ते में आने जाने का जो व्यय हुआ था। तो इस तरह पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन, कुछ समय के लिए यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई थी। पुर्तगाली शासक था मैनुअल फर्स्ट, उसको वाणिज्य के प्रधान की उपाधि भी दी गई। 1500 में अब इनके बाद कौन आता है? 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान अब कालीकट पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह में ये क्या करते हैं, जो अरबी जहाज होता है पकड़ करके जमोरिन को गिफ्ट कर देते हैं। अब वो तो खुश हो जाएंगे। तो 1501 में फिर से आता है वास्को डी गामा, और 1503 में अब इनकी पहली फैक्ट्री भी स्टैब्लिश हो जाती है। 1498 में आए थे, 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री बन जाती, मतलब वो एक व्यापार का केंद्र था, कोई फैक्ट्री नहीं थी। तो पहला किला स्थापित करते हैं। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? कन्नौर में। दोनों याद रखिएगा। 1505 में अब कौन आ जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा और अल्बुकर्क में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले अल्मीड़ा आता है, पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कब से कब तक रहता है? तो 1505 से 1509 तक रहता है। पहला पुर्तगाली गवर्नर था और उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा ना हो, जबकि हिंद सागर यहाँ पर व्यापार में पुर्तगालियों का एक तरह से नियंत्रण स्थापित हो जाए। इस प्रकार क्या होता है, अल्मीड़ा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना तो था ही नहीं। इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू कर दी, शांत जल की नीति जिसे कहते थे। अल्मीड़ा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, इसमें गुजरात था, मिस्र था, तुर्की। तो इनके बीच जो चौल के समीप युद्ध हो जाता है और इसमें ये पराजित हो जाता है, इसका पुत्र भी मारा जाता है। लेकिन फिर से वापस में 1509 ईस्वी में इस जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था उसको पराजित भी किया था, और इस वजह से एशिया में जो ईसाई जगत है इसकी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया था। अगला व्यक्ति आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इसका समय कब रहता है?
तो अल्मीड़ा के बाद 1509 से 1515 तक रहता है। इसके बाद क्या होता है कि इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कोचीन को ये अपना हेडक्वार्टर बना लेता है और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे उससे गोवा जीत लिया था। इसके साथ ही भारत में जो क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य था उसकी स्थापना हो जाती है। तो अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, इस पर नियंत्रण किया। फारस की खाड़ी के मुख पर था हरमुज, इस पर अधिकार किया और ये कब किया? 1515 तक हो गया था। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित करता था। मतलब ये कहता था कि यहाँ की स्त्रियों से विवाह करोगे तो यहाँ पर आप व्यापार आसानी से कर पाओगे, रह पाओगे। ठीक है, वो जो विधवा होती थी उनसे भी विवाह के लिए यहाँ पर अनुमति इनके पास होती है। कहते हैं कि आप जो सती प्रथा है उसको बंद कीजिए, इसीलिए वो बंद कराना चाहते थे क्योंकि अपना फायदा उठाना चाहते थे कि यहाँ की स्त्रियों से ये विवाह कर सके। तो अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, लेकिन वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था और 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। तो अल्बुकर्क के बाद कौन आ गया? नीनो डी कुन्हा। और ये 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कहाँ से ले जाता है? कोचीन से गोवा ले आता है और गोवा को औपचारिक राजधानी बना लेता है। उसने 1534 ईस्वी में बसीन, 1535 में दीव पर अपना अधिकार किया और इसका एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह। तो इसके बीच में बसीन को लेकर के समझौता हो गया था, लेकिन वहां पर जो दीवार थी उस पर दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर यहाँ पर आपस में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में क्या होता है? बहादुर शाह जो होता है वो समुद्र में गिर के डूब जाता है। ठीक है, फिर 1559 में दमन पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और बस्तियों में इनके पास कौन कौन सी थी? दीव, दमन, षष्ठी, बसाई, चौल और बम्बई, संथोमी, ये जो मद्रास के निकट था हुगली, यहाँ सब कहीं इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। जरा ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ बनाए गए थे, डचों के पूछे जाते हैं तो आप सबके याद रखिए। फिर 1538 में अदन पर तुर्कियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। 1598 में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर भी कर दिया था। फिर 1602 में डचों ने बांटम के समीप क्या होता है? पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था। मतलब इनका डचों के साथ भी संघर्ष हुआ था। फिर 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता दी थी और 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण दुर्ग था मलक्का, उसको जीत लिया था और 1658 तक संपूर्ण श्रीलंका, 1663 में पुर्तगालियों के समीप क्या मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गए थे। धीरे धीरे इनके पास जो शक्ति आ रही थी धीरे धीरे वो वापस भी जाने लगी। 1612 ईस्वी में आप देखेंगे सूरत के निकट था स्वाली, यहाँ पर समुद्र तट पर इनकी अंग्रेजों से भिड़ंत हो जाती है जिसमें पुर्तगालियों पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी। ये भी इनके हाथ से चला जाता है। फिर 1628 में देखते हैं फारसी सेना थी जिसकी सहायता से अंग्रेजों ने हरमुज पर कब्जा कर लिया और फारस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगालियों की यहाँ पर मुख्य चौकी हुआ करती थी। फिर मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया था और मराठों ने 1739 में षष्ठी और बसाई पर अधिकार कर लिया। केवल गोवा, दमन और दीव आखिर तक 1968 में जब यहाँ से जाते हैं तब तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहते हैं, बाकी सब इनके अधिकार से मुक्त हो चुके होते हैं। तो ये पुर्तगालियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने इस चैप्टर में कवर किया और भी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताई हुई हैं। आगे हम लोग डचों के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। अगर आपको ये रिवीजन क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू रहें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सामने आपके पास जो नंबर दिए गए हैं पेड ग्रुप के लिए, जो भी बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो इसके लिए अपने नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड करके भी, SCS का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।